यूपी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलिए, उधर मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी आपको जो है 1 लाइनर नोट्स दिए हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में अभी आपका कुछ बचा हुआ है, और मैंने एक वीडियो आपके लिए इसलिए भी बनाया था कि भाई जो आपके माइनर लॉज हैं जो 2022 में यूपी जुडिशरी में ऐड हुए थे जीके जीएस के पेपर में, वो आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, आप सबसे पहले क्या करें कि जो आपका छोटा कम सेक्शंस वाले उनको आप पहले ख़त्म करें, क्योंकि वो फिर आपके रिवीजन में रहेंगे और बड़ा आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बात रही ये कि भाई हम एक एक्ट को कितने दिन में ख़त्म करें, क्योंकि आपके जिन एक्टों में आपके 8 सेक्शंस हैं, 10 सेक्शन है, उन्हें आप एक दिन में भी पढ़ सकते हो और अपने टाइम के अकॉर्डिंग 2 दिन में भी पढ़ सकते हो। देखिए, यहाँ मैंने सबसे बड़ी बात है, मैंने स्ट्रेटेजी क्यों मैंने नहीं बताई आप लोगों को, टाइम की इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि हर व्यक्ति की सर्कमस्टेंसेस अलग होती है। हर किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए सेम टाइम नहीं होता, तो आपको टाइम कितना मिल रहा है उस हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड करें और ऐसे आप जो है इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर किसी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी हर बच्चे को बराबर सजेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि भाई जिनके पास ओनली 24 आवर उनके अपने हैं, अपने मतलब केवल स्टडी एंड स्टडी, उनको बाहरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, समस्या नहीं, दिक्कत नहीं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। लेकिन वो बच्चे जो विद स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हैं उनकी अलग होती हैं। तो हमें हर बच्चे को उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही जो है स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं सबसे छोटा एक्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपका 1971 है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। देखिए, हम लोग भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 5 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो ऑफेंसेस मतलब पढ़ते हैं महिलाओं बच्चों के, तो उसमें आता है 88 से 92 तक हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ से? 88 से 92 तक हम लोग पढ़ते हैं आपका मिसकैरेज का। तो वहाँ पर उन कंडीशंस में अगर आप करा रहे हो तो वो ऑफेंस होगा। क्या होता है? वो ऑफेंस होता है। लेकिन यहाँ जो आप इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो कराया जा रहा है टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का, और इस अधिनियम में जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है महिलाओं की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो वो टर्मिनेशन या वो मिसकैरेज जो है आपका क्या नहीं होता, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये, क्योंकि जीके जीएस में आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब दूसरी बार आ रहा है तो आप लोग को अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी चाहिए। राष्ट्रपति की परमिशन इसको 10 अगस्त 1971 को मिली, और उसके बाद लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1972 को। दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, धाराएं कितनी है? तो इसमें टोटल आपकी 8 धाराएं हैं। महत्वपूर्ण संशोधन इसमें आपके 3 हुए हैं। 2019 वाले में वैसे खास कुछ नहीं हुआ, बट ये था कि हम क्या लोग देखते थे कि जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू होगा, बट 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगर हम इसमें देखें कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें किया, तो वो आपका है 2021 का, जिसमें आपके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कौन से केसेस में बढ़ा है ये भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं। देखिए, सेक्शन 1 हम लोग भी जानते हैं कि सेक्शन 1 में क्या चीज़ें होती हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता। इस अधिनियम का जो है संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 है। संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, जैसे मैंने बताया 2019 में जो ऐड हुआ है, संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब होगा? तो लागू बता दिया, 1 अप्रैल 1972 से लागू होगा। उसके अलावा हम आते हैं सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज की बात करता है। सेक्शन 2 किसकी बात करता है? डेफिनेशन क्लोज की। अब इसमें वैसे देखने के लिए आपके 5 जो है इसमें आपके 6 शब्दों को डिफाइन किया गया। कितने शब्दों को डिफाइन किया गया? 6। लेकिन हमको केवल यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है परीक्षा के, वो है केवल 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 2A यहाँ पर आता है, जो किसकी बात करता है? गार्जियन, संरक्षक की बात करता है। तो देखिए, जो अवयस्क होगा, संरक्षक कौन होता है? तो अगर कोई व्यक्ति मानो अवयस्क है, मानसिक या रूप से वो क्या है? व्यक्ति बीमार है, ठीक है, या तो वो अवयस्क है या मेंटली इल पर्सन है, तो उसकी बॉडी की देखरेख करने वाला जो प्रभारी व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? उसको गार्जियन कहेंगे, उसको संरक्षक कहेंगे। लेकिन इसमें जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है ना, ये आपका मेंटली इल पर्सन जो है, यह 2002 के संशोधन से ऐड हुआ था। मूल एक्ट में केवल आपका अवयस्क व्यक्ति था। ठीक है, कि आवश्यक के शरीर की देखभाल करने वाला प्रभारी व्यक्ति कौन होगा? गार्जियन होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें एक और सेक्शन अप्लाई हुआ था आपका 2002 में ही, AA जोड़ा गया, जिसमें मेडिकल बोर्ड को शामिल किया गया था। यानी कि 2A में किसको शामिल किया गया था? आपका AA। ठीक है, AA में मेडिकल बोर्ड को। तो मेडिकल बोर्ड से मतलब क्या था यहाँ पर?
जो आपका सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2C के अंतर्गत दिया, इनके सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2C में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट पर 2C। यहाँ पर मतलब 2C जो आता है, इसमें 2C बात करता है माइनर की। ठीक है, अवैश कौन होगा, तो ये भी आप लोग जानते हैं, इतना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाँ C, क्योंकि अभी सॉरी B रह गया, पहले चलो C बता देती हूँ। C में आपका माइनर है जो ये कह रहा है कि भारतीय वैश्यता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अकॉर्डिंग जिसने वैश्यता प्राप्त नहीं की है वो क्या होगा, माइनर होगा, अवैश्य होगा। 2B में किस सबको डिफाइन किया गया है यहाँ पर, फिर भाई 2B में कौन सा शब्द डिफाइन है, तो 2B में आपका वही मेंटली इल पर्सन को जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, किसको, मेंटली इल पर्सन को। तो यहाँ पर मेंटली इल पर्सन कौन होगा भाई, तो जो मानसिक मंदता से भिन्न किसी, यानी कि यहाँ पर मेंटली इल पर्सन जो मतलब मानसिक रूप से जन्मजात विकृत व्यक्ति उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि जो किसी मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता है जिनको, उनको यहाँ मेंटली इल पर्सन में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। 2D में आपका फिर जो है इसमें आता है जो आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ का समापन 2E में दिया हुआ है। 2 मेथड से होता है, ध्यान रखिए। इस अधिनियम में कहा है कि गर्भ का जो चिकित्सक के समापन होगा ना, मतलब जो समापन होगा, सॉरी टर्मिनेशन होगा, 2 तरीके से होता है। तो आपका होगा कैसे, चिकित्सक है यानी कि मेडिकल, और एक होगा आपका शल्य चिकित्सक पद्धति यानी कि आपका जो सर्जिकल मेथड होते हैं। इन 2 मेथड से किया जाएगा, तो इन दोनों मेथड से किया गया क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन कैसे वैलिड होगा, इस अधिनियम में जो कंडीशन दी हुई है उनमें अगर आप कराते हो। तो सेक्शन 2 में केवल यही दोनों पॉइंट्स आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आते हैं अब सेक्शन 3। एक तरीके से मैं अगर कहूँ, जैसे मैंने कहा कि सेक्शन इसमें केवल आपकी 8 धाराएं हैं, तो यह जो आपका सेक्शन 3 है ना, ये इस अधिनियम की क्या है, एक प्रकार से आत्मा है। यानी कि सारा सब कुछ जो समावेशन है वो इस अधिनियम के सेक्शन 3 में ही दिया हुआ है और 5 में दिया हुआ है। 5 में क्योंकि 5 में जो है पनिशमेंट है। तो अगर यहाँ देखा जाए कि भाई अगर आपने इस अधिनियम के दोनों सेक्शन पढ़ लिए ना, 3 और 5, तो ये समझिए कि इस अधिनियम से आने वाला जो प्रश्न अगर प्री में आएगा आपका, और या फिर अगर आपका मेंस में पूछा जाएगा, तो आप आसानी इसको कर ले जाओगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा नहीं कि पिछली बार जो 2022 में मेंस में जो प्रश्न पूछे गए थे वो 1 लाइनर टाइप्स में आए थे केवल, तो अब आने के लिए अब भी ऐसे आएंगे, चिंता ना करें। लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन हर एक्ट का जरूर तैयार कर लें, और वो है कि इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है। ये 2 क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें हर अधिनियम के, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, हो सकता है इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे थोड़ा डिटेल में आपसे पूछ लिया जाए। एक दूसरी बात मैंने कल भी बताया था कि सारे के सारे जो एक्ट हैं उनका आप ना शॉर्ट फॉर्म भी लिख लें, क्योंकि संक्षिप्त रूप दे देंगे और लिखेंगे कि इनको जो है इनको डिटेल में लिखें। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म लिखें इनका। आगे अब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, बस सेक्शन 3 ही तो बताता है क्या कि गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा आखिर कब समाप्त किया जा सकता है। सेक्शन 3 कहता है कि वह कब किया जाएगा, और सेक्शन 4 जब आप पढ़ेंगे वो बताता है वेयर, कहाँ किया जाएगा। समझ में आ गया ना, सेक्शन 3 क्या कह रहा है, व्हेन कब किया जाएगा, और सेक्शन 4 वेयर कहाँ किया जाएगा, प्लेसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए बात करूँ, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेयर एक्ट ओपन करके बैठे, क्योंकि देखिए ये 1 लाइनर नोट्स आप लोग लिख के रख लें, और ये आप जब भी आप इनको रिटर्न करके रखें और जब भी आप इनको पढ़ें, इनके साथ आप बेयर एक्ट खोल कर रखें, क्योंकि हो सकता है आपको अगर कोई चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप वहीं पर नोट डाउन उसको कर सकते हैं। तो यहाँ सेक्शन 3 में सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा गया है कि अगर कोई भी जो आपका रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय होता है, अगर वो इस संहिता के उपबंधों के अधीन गर्भ का समापन करता है तो वो किसी अपराध का दोषी बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, इस किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा अगर इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहकर टर्मिनेशन कर रहा है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन फर्स्ट इस चीज को कहता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले बता ही दी हैं कि 88 से 92 BNS में आता है, और वो कंडीशन में क्या है आपका ऑफेंस है। अब उसके अलावा इसमें 3 बार संशोधन हो चुके हैं जो मैंने ऊपर आपको बता दिए, 2002, 19 और आपका 21। 19-21 वाला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये यहाँ जब आप पढ़ोगे ये वाला 21 का है। देखिए पहले यहाँ पर 2021 से पहले कंडीशन क्या थी, 2021 से पहले जो आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ड्यूरेट टाइम लिमिट थी वो आपकी केवल कितनी थी,
12 सप्ताह और आपका 20 सप्ताह। 20 सप्ताह आपका लास्ट था। अगर 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो रहा है तो केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन काफ़ी थी, और अगर 20 सप्ताह तक का हो रहा है मतलब 12 से 20 तक का, तो फिर आपके 2, ठीक है, कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय जरूरी थी। लेकिन अब यहाँ पर 2021 का जो संशोधन हुआ है ना, उसके बाद ये टाइम लिमिट आप लोगों की बढ़ा दी गई है। अब जो आपका 12 सप्ताह की जगह हो गया है 20 सप्ताह, और 20 की जगह हो गया 24 सप्ताह, ठीक है। और ये किस केस के बाद हुआ है, केस का नाम बता दूं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए केस का नाम में लिखना याद नहीं रहा। केस का नाम है इसमें एक्स वर्सेस, ठीक है, द प्रिंसिपल। समझिए, पी से आपका प्रिंसिपल है, एस से आपका सेक्रेटरी है, और एच से आपका हेल्थ है, ठीक है, और हेल्थ एंड आपका फैमिली वेलफेयर, आपका गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पर डिप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है। यानी कि एक्स, क्योंकि इस तरह के मामले में जो विक्टिम होती है उसका नाम छिपाया जाता है, इसलिए तो यहाँ पर एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपका, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का ये आपका मामला था। इस केस के बाद ये संशोधन किया गया। यहाँ पर क्या है, अब चीज़ें वो हैं, अगर 20 सप्ताह तक के प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा रहे हो तो फिर टाइम लिमिट आपकी 20 सप्ताह, तो फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन काफ़ी है। और 20 से अगर 24 सप्ताह आपका होता है तो फिर कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन यहाँ पर ली जाएगी। और यहाँ पर ये 20 से 24 सप्ताह वाली कंडीशन में आप कब करा सकते हो, जब यह वाली कंडीशन, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो, कि अगर यह लग रहा है कि यहाँ पर भाई लीगल माना जा रहा है मैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, क्यों, क्योंकि अगर महिला का जीवन जोखिम में अगर लगा कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा गया तो जो महिला है ना उसका जीवन जोखिम में पड़ जाएगा, या उसको शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर क्षति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो बच्चा है ना वो जेनेटिक रूप से किसी भी तरीके से नॉर्मल पैदा नहीं होगा, अब नॉर्मल होगा, ठीक है, वो मानसिक या शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य होगा। तो अगर इनमें से ये कंडीशन है तो फिर ऐसी स्थिति में ये किया गया प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें पढ़ने के लिए मिलती है। केस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, याद कर लीजिएगा। अभी एक केस और है, मैं बता देती हूँ, अभी वो रिसेंटली आया था केस आपका। यहाँ केस का नाम है ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। ये रिसेंटली 2026 का ही केस है, याद रखिएगा, ये है ना अभी रिसेंटली 2026 का ही केस है। इस केस में अभी हाल ही में आपका क्या हुआ था, देखिए, इसमें एक रेप हुआ था लगभग 15 वर्षीय बालिका के साथ। 15 साल की लड़की थी जिसका रेप किया गया। वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट रही, और प्रेगनेंसी में लगभग उसके 29 सप्ताह हो गए। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अब देखिए नहीं कि ऐसा नहीं कि हर केस में कोर्ट परमिशन दे रहा है, कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं या बच्चे की जो मतलब महिला की जो सेफ्टी है, लड़की की जो सेफ्टी है, उसके हिसाब से 30 सप्ताह की जो आपकी प्रेगनेंसी होगी उसके टर्मिनेशन की भी परमिशन यहाँ पर दी गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके 30 सप्ताह गर्भ के समापन की भी यहाँ पर परमिशन इस मामले के अंदर दी गई थी। ये आपका ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2026 का मामला है, आप इसकी डिटेल निकाल कर पढ़ सकते हैं। दोनों केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आइए कुछ और देखते हैं कि अभी सेक्शन 3 में और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं 2021 में मोस्टली किए गए थे कि अगर कोई जो स्त्री अगर वो मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोलियां ले रही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आजमा रही कि भाई वो प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन काफ़ी उपाय करने के बाद भी वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, पहले विवाहित महिला था, अब यहाँ पर कोई भी स्त्री शब्द को यूज़ कर लिया गया, कोई भी स्त्री शब्द को यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। यानी कि अब चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये 2021 के बाद ही किया गया, याद रखिए, क्योंकि ये जो महिला यहाँ पर आई थी जिसका मैटर था वो आपकी अनमैरिड ही थी, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर भी गर्भ के समापन की अनुमति दी गई, इस कंडीशन में भी रेप वगैरह वाले मैटर भी हैं। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका वो 2B में आता है, यानी कि सेक्शन जो आप पढ़ते हो ना 3,
यानी कि धारा 3 का क्लॉज 2B पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। अब उसमें 24 सप्ताह से ना ज़्यादा का, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा 20 तक, 20 से 24 तक। अब यहाँ पर इसमें पता है 3(2)B में एक और कंडीशन दी है कि 24 सप्ताह से ज़्यादा की गर्भावस्था को भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर भ्रूण असामान्य है, लेकिन उसके लिए ना मेडिकल बोर्ड की परमिशन ज़रूरी होती है। देखिए उसमें 20 सप्ताह तक एक था, 20 से 24 तक कम से कम 2 थे, और 24 से ज़्यादा में आपका मेडिकल बोर्ड की अनुमति से ही आपका गर्भ समापन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और आप इसमें पढ़ सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड में आपके कौन कौन होंगे, ये आप लोग डायरेक्ट लेके बैठे तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से कि कौन कौन हो सकते हैं। इसमें आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि आपका गायकोनोलॉजिस्ट होगा, पेडिट्रिशियन होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, सोनोलॉजिस्ट होगा, इस तरीके से अदर मेंबर जो मतलब राज्य सरकार उसको इंक्लूड करे। अब दूसरी बात यहाँ पर जो 4A कह रहा है, 4 में 2 पॉइंट है, A और B। ये कह रहे कि भाई जो टर्मिनेशन होगा ना प्रेगनेंसी का, वो परमिशन से होगा। अगर महिला बिल्कुल मेजर है, साउंड माइंड है, मतलब वो स्वस्थ मस्तिष्क है, तो उसकी कंसर्न से होगा, 4B कह रहा है। और अगर वो महिला 18 साल से कम एज की है या फिर वो मानसिक रूप से बीमार है, मेंटली इल है, तो फिर उसका जो गार्जियन होगा उनकी लिखित परमिशन से होगा। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समझ गए, ये भी पॉइंट आप याद रखें कि यहाँ पर सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर महिला की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है तो उसकी कंसर्न से होगा। अगर वो 18 साल से कम की है या मानसिक रूप से बीमार है तो उसके संरक्षक की लिखित सहमति से होगा, लिखित सहमति से, ओरली नहीं चलेगी यहाँ पर। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए आज के लिए इतना ही। अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसके लिए फिर से कल वीडियो बनाएंगे। और याद रखिएगा मेरी बात, इसमें जो मैंने केस लॉस बताए हैं, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, उनसे बाहर याद रखिएगा आपको कोई भी क्वेश्चन इस एक्ट में नहीं पूछा जाएगा।